चलिएगा, तो अब हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड ऑकलैंड के ऊपर। लॉर्ड ऑकलैंड का जो शासनकाल होता है, जो टेनर होता है, वो 1836 से 1836 से 1842 तक होता है। ठीक है, 1836 टू 1842 लॉर्ड ऑकलैंड रूल करते हैं इंडिया पर एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, 1836 से 1842 तक। एज अ लेजिस्लेटर he dedicated himself especially to improvement of native schools and the expansion of the commercial industry of India। तो एक लेजिस्लेटर होने के साथ साथ या एक लेजिस्लेटर होने के नाते, एक विधायी अधिकारी होने के नाते, एक विधायी व्यक्ति होने के नाते इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंडिया में जो एजुकेशन था या इन्होंने जो स्कूल्स थे उनको डेवलप कराए हैं, उनको इम्प्रूव कराया है। साथ ही साथ जो इंडिया का कमर्शियल इंडस्ट्री थी, भारत में जो वाणिज्यिक उद्योग था, उसमें भी इम्प्रूव करने की इन्होंने काफ़ी हद तक कोशिशें की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनके शासनकाल में होने वाले अगर मुख्य इवेंट्स की बात करें, मुख्य घटनाओं की बात करें, बिटवीन 1836 टू 1842, 1836 से 1842 के बीच में लॉर्ड ऑकलैंड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग हिज टेनर द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर गेव अ सेवरल ब्लो टू ब्रिटिश प्रेस्टीज इन इंडिया। इनके शासनकाल के समय पर होने वाला जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। और इस युद्ध के कारण ब्रिटिशर्स की जो प्रेस्टीज थी, अंग्रेजों की जो प्रतिष्ठा थी, उस पर एक गहरा आघात लगता है। अंग्रेजों की जो प्रतिष्ठा है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। ठीक है, क्योंकि इस युद्ध में बुरी तरह से ब्रिटिशर्स की हार होती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान उन्हें होता है। अगर बात की जाए इकोनॉमिकल लॉस भी होगा, और जो जनहानि होती है, जो ह्यूमन या आर्मी के जो अधिकारी या पुलिस फोर्स जो ऑफिसर्स मारे जाते हैं, वो भी एक लॉस होता है। ठीक है, तो एक अनकाउंटेबल लॉस यहाँ पे ब्रिटिशर्स को देखने को मिलता है। ठीक है, ही वॉज टर्म्ड एज द मोस्ट अनसक्सेसफुल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो मोस्ट अनसक्सेसफुल गवर्नर जनरल भी किसे कहा जाएगा? ठीक है, मोस्ट अनसक्सेसफुल अगर गवर्नर जनरल किसी को कहा जाता है तो वो किसे कंसीडर किया गया है? तो वो कंसीडर किया गया है किसे? लॉर्ड ऑकलैंड को। ठीक है, तो मोस्ट अनसक्सेसफुल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कहा जाता है लॉर्ड ऑकलैंड को, गवर्नर जनरल। ठीक है, और उसका रीजन या उसका बेसिक कारण क्या है? वो है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, पहला आंग्ल अफगान युद्ध, जिसमें काफी बुरी तरह से हार होती है ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ही वॉज टर्म्ड एज द मोस्ट अनसक्सेसफुल, ये बात हो चुकी कंप्लीट। ही नोज फॉर हिज फेलियर इन अफगान वॉर। तो ये जाने जाते हैं अफगान वॉर में इनके फेलियर या असफलता के कारण। अब जो पॉलिटिकल इवेंट्स इनके शासनकाल में हुए हैं, जो भी पॉलिटिकल या राजनीतिक घटनाएं इनके समय पर हुई हैं, उनको हम समझते हैं। सबसे पहले द ग्रेट गेम। ठीक है, द ग्रेट गेम हमें समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या समझना है? पॉलिटिकल इवेंट। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक ये है पॉलिटिकल इवेंट, जो किसके समय पर हुए? लॉर्ड ऑकलैंड के समय पर हुए। दूसरा यहाँ पे एक टॉपिक आता है जिसे कहा जाता है द ग्रेट गेम। ग्रेट गेम क्या है, इसको समझना है। देखिए, ग्रेट गेम क्या है? तो अफगानिस्तान को लेकर एक दौड़ मची थी या एक होड़ मची थी बिटवीन द रशियंस एंड दी ब्रिटिशर्स। तो अफगानिस्तान पर किसका कंट्रोल होगा? और अफगानिस्तान के लिए जो दौड़ है उसे ही क्या कहा जाता है? ग्रेट गेम, द ग्रेट गेम। ठीक है, तो ग्रेट गेम के कंसेप्ट को समझना है। दूसरी चीज होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो मैंने आप लोगों को बताया है, लाहौर की संधि। और अभी मैंने जब हम डिस्कस कर रहे थे लॉर्ड मेटकॉफ के ऊपर, जब मेटकॉफ का डिस्कशन हो रहा था, उसी समय बताया था मैंने जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी वो 1838 में साइन की गई थी ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड। और ये संधि जो थी वो एक त्रिपक्षीय संधि थी। इसे ट्रीपेट्राइट ट्रीटी के रूप में जाना जाता है, इसे त्रिपक्षीय संधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर को ही क्या बोलते हैं? ट्रीपेट्राइट ट्रीटी, यानी त्रिपक्षीय
संधि, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है 1838 टू 1842 तक लड़ा गया था, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में रंजीत सिंह जो सिख साम्राज्य के फाउंडर थे और सबसे महान रूलर जो माने जाते हैं सिख टेरिटरी के या सिख एम्पायर के, उनकी भी क्या हो जाती है, डेथ होती है या मृत्यु होती है। तो इन्हीं के शासनकाल में मृत्यु होती है रंजीत सिंह की। और नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो ये कि आप लोग देख रहे हैं इन्हीं के शासनकाल में 1837 में 1837 में दिल्ली में मुगल वंश के अंतिम बादशाह नियुक्त किए जाते हैं जिनका नाम होता है बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर ही हु वाज नोन एज द लास्ट मुगल एम्पीरियर was appointed during the ruling time of लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल के समय ही जो बहादुर शाह जफर थे वो नियुक्त किए जाते हैं एज अ मुगल इंपीरियर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल इवेंट्स की, राजनीतिक घटनाओं की, या राजनीतिक जो इवेंट इनके शासनकाल में हो रहे थे उसको समझने की कोशिश करते, ठीक है। अब इस चीज को आप इस तरह से समझें कि जो दुर्रानी साम्राज्य हुआ करता था, दुर्रानी एम्पायर जो हुआ करता था अफगानिस्तान का, ठीक है। अफगानिस्तान में जो दुर्रानी एम्पायर था जिसे इस्टेब्लिश किया था लगभग 1747 के अराउंड, जब हम बात करते हैं 1747 में, और किसने इस्टेब्लिश किया था, तो अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता, अफगानिस्तान का एक शासक था अहमद शाह अब्दाली जो नादिर शाह की सेना में एक अधिकारी के पद पर था, एक ऑफिसर के पोस्ट पर था, ठीक है। ये अफगानिस्तान में अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश कर लेता है, एक स्वतंत्र शासक बन जाता है, और इसे ही हम फाउंडर ऑफ अफगानिस्तान के रूप में भी जानते हैं। अफगानिस्तान का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है, निर्माणकर्ता भी कहा जाता है किसे, अहमद शाह अब्दाली को। तो अहमद शाह अब्दाली जो था जिसने दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, ये जो एम्पायर होता है दुर्रानी एम्पायर अहमद शाह अब्दाली वाला, वो 1823 तक आते आते क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। और इस साम्राज्य पर कंट्रोल हो जाता है दोस्त मोहम्मद खान का। दोस्त मोहम्मद खान बिकेम द आमिर ऑफ अफगानिस्तान, यूजरपिंग द थ्रोन एंड ऑक्यूपाइंग द काबुल एंड गजनी। तो ये क्या करते हैं, जो दोस्त मोहम्मद खान होता है, ये गद्दी हथिया लेते हैं अफगानिस्तान की, ठीक है। काबुल की गद्दी पर ये बैठ जाते हैं दोस्त मोहम्मद खान, और ये किसे हटा देते हैं उस पोस्ट से, उस गद्दी पर से, तो ये हटा देते हैं जो सक्सेसर थे अहमद शाह अब्दाली के या उस दुर्रानी साम्राज्य के जिसका नाम था शाह शुजा। तो शाह शुजा को रिमूव कर दिया जाता है, शाह शुजा को हटा दिया जाता है किसके द्वारा, दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा, ठीक है। और ये अब अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठ गया है दोस्त मोहम्मद खान। काबुल और गजनी को इसने ऑक्यूपाई कर लिया है, लेकिन जब इसने कोशिश की है पेशावर को अपने कंट्रोल में करने की, पेशावर को जीतने की, तो जब इसने पेशावर पर हमला किया तो आप सभी को पता है पेशावर जो था वो सिख साम्राज्य के अंतर्गत आता था, और सिखों के साथ जब इसकी भिड़त होती है, महाराजा रंजीत सिंह की सेना के साथ जब इसकी भिड़त होती है, तो ये युद्ध में क्या हो जाता है, हार जाता है और पेशावर पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। बट बाई दैट टाइम पेशावर हैड गॉन इनटू द हैंड ऑफ द सिख। तो उस समय जो पेशावर था वो सिखों के हाथ में था। सिख अंडर द फोर्स ऑफ महाराजा रंजीत सिंह ऑक्यूपाइड एंड दोस्त मोहम्मद फोर्स अंडर द कमांड ऑफ हिज सन मोहम्मद अकबर खान इन 1836 डिफीटेड द सिख एट जैमरूद येट कुड नॉट रिटेक पेशावर, ठीक है। तो जो सिखों की सेना थी, जो सिखों की आर्मी थी, उनके द्वारा क्या किया जाता है, पेशावर को कंट्रोल किया जाता है, पेशावर को जीत लिया जाता है, और फाइनली इस पेशावर जो टेरिटरी थी, पेशावर जो क्षेत्र था, उसे ये पुनः कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। 1836 में जो सिख फोर्स थी वो क्या हो जाती है, जीत जाती है, वो हरा देती है किसे, अकबर मोहम्मद खान को, जो किसके पुत्र थे, दोस्त मोहम्मद खान के पुत्र, उनकी सेना को हरा देती, ठीक है। अब दोस्त मोहम्मद खान जो है वो चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में पेशावर उनके हाथ में रहे, पेशावर उनके कंट्रोल में रहे। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो कॉन्टेक्ट करते हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जिनका नाम क्या था, लॉर्ड ऑकलैंड। दोस्त मोहम्मद खान की ये चाहत है कि वो किसके साथ मिल जाए, वो मिल जाए किसके साथ, वो मिल जाए ब्रिटिश गवर्नर जनरल के साथ, और उनकी हेल्प से किसी तरह वो पेशावर को अपने कंट्रोल में कर ले, ठीक है।
अब यहीं पर एक नाम जो आता है वो किसका आता है, वो आता है शाह सुजा का। शाह सुजा ध्यान रखिएगा। शाह सुजा जो एक्चुअल सक्सेसर थे उनको क्या किया जाता है, उनको इस पोस्ट से हटा दिया जाता है बाई दोस्त मोहम्मद खान। और ये जो शाह सुजा थे ये 1813 के लगभग 1813 के लगभग किसकी शरण में चले जाते हैं, ये चले जाते हैं किसकी शरण में, महाराजा रंजीत सिंह की। तो ये महाराजा रंजीत सिंह की शरण में चले जाते हैं लगभग 1813 के लगभग। और महाराजा रंजीत सिंह को की जब ये शरण में जाते हैं और महाराजा रंजीत सिंह जब इन्हें अपने प्रोटेक्शन में लेते हैं तो रंजीत सिंह इनसे इसके बदले में एक बेशकीमती उपहार लेते हैं जिसे हम बोलते हैं कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर का जो हीरा होता है वो भी शाह सुजा के द्वारा दिया जाता है किसे, महाराजा रंजीत सिंह को। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान की बात कर लेते हैं। दोस्त मोहम्मद खान कॉन्टेक्टेड लॉर्ड ऑकलैंड, द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एंड दिस वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ ब्रिटिश इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। तो जिस समय पर या जिस दौरान दोस्त मोहम्मद खान लॉर्ड ऑकलैंड के साथ संपर्क में आते हैं, उनके साथ जब इनका डिस्कशन होता है, यहीं से ब्रिटिशर्स का अफगानिस्तान में इंटरवेंशन शुरू हो जाता है। यहीं से अफगानिस्तान में अंग्रेजों का जो इंटरफेयर था वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान surrounded by the Sikh and Persians had tried to win friendship from the British to win Beg Peshawar from the Sikh। देखिए, दोस्त मोहम्मद खान की अगर बात की जाए तो ये चारों ओर से घिरे हुए थे किससे, एक तो सिख से और दूसरे पर्सियन से थे। ठीक है, तो इनके एक तरफ थे सिख और दूसरी तरफ थे पर्सियंस। ठीक है, और सिखों के साथ इनकी दुश्मनी थी और ये चाहते थे कि इनकी फ्रेंडशिप हो जाए किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। तो यहाँ पे इनका फोकस था, देखिए एक तरफ कौन है, पर्सियंस हैं। पर्सियंस मतलब ईरान के लोग, ईरान के शासक। ठीक है, और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो वो है कौन, सिख। और बीच में है यहाँ पे कौन, बीच में है दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान चाहते हैं कि उन्हें सपोर्ट मिले किसका, ब्रिटिश का, और इसीलिए ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल के साथ संपर्क करते हैं और उनके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी हेल्प से वो पेशावर को क्या कर सके, वापस से प्राप्त कर सके, टू विन पेशावर बैक बाय द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, हाउएवर ब्रिटिश वर अवेयर एंड फेयरफुल ऑफ द रशियन इंटरवेंशन इन पर्सिया। लेकिन अंग्रेजों की बात की जाए तो अंग्रेज यहाँ पे थोड़े से असमंजस की स्थिति में थे और अंग्रेज काफी भयभीत भी थे, डर भी था अंग्रेजों का। अंग्रेजों को डर था किसका, पर्सियंस का और किसका, रशियंस का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए, ब्रिटिश वर अवेयर एंड फेयरफुल ऑफ रशियन इंटरवेंशन इन पर्सिया। तो रूसी जो लोग थे, रशियंस का इंटरवेंशन था, रशियंस का कंट्रोल था कहां पर, पर्सियन टेरिटरी पर। पर्सिया में कौन का कंट्रोल था, रशियंस का। और आप सभी को पता है रशियंस और ब्रिटिशर्स इनके बीच में भी क्या थी, दुश्मनी थी। ब्रिटिश और रूस के लोगों में भी दुश्मनी थी, साथ ही साथ ब्रिटिश और फ्रेंच में दुश्मनी तो थी ही थी। तो ब्रिटिश और यहाँ पे दुश्मनी है, यहाँ पर पर्सियंस के वाले एरिया में किसका इन्फ्लुएंस है, किसका प्रभाव है, तो रशियंस का प्रभाव है। तो ये इस बारे में भी अवेयर थे। ठीक है, इस बारे में भी अवेयर थे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि अगर अफगानिस्तान पहुंचते हैं तो वहां पे रशियंस का भी हमें क्या रहेगा, खतरा रहेगा, क्योंकि पर्सियंस को बेसिकली अगर देखा जाए तो 4-4 बार पराजित किया गया था रशियंस के माध्यम से। रूसी लोगों ने पर्सिया में 4 युद्ध लड़े और चारों बार उन्हें क्या किया था, पराजित कर दिया। ठीक है, देयर वॉज अ फियर अमोंग द ब्रिटिश दैट रशिया कुड अटैक इंडिया थ्रू द पर्सिया एंड अफगानिस्तान। तो यहाँ पे एक डर जो था ब्रिटिशर्स को वो ये था कि जो रूसी हैं वो पर्सियंस और अफगानी के माध्यम से या अफगानिस्तान के द्वारा या अफगानिस्तान के जरिए इंडिया पे क्या करेंगे, हमला करेंगे, इंडिया को जीतने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जैसा कि उस समय के जो रूसी शासक थे, जो रूसी रूलर थे, उनके द्वारा ये डिक्लेयर भी किया गया था, ये कहा भी गया था कि वो इंडिया को क्या करने वाले हैं, जीतने वाले हैं, इंडिया पर हमला करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए काफी ज्यादा असमंजस और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी कि वो किस ओर जाएं, किसके साथ ट्रीटी करें, फ्रेंडशिप, किसके साथ समझौता करें। देयर वाज अ सीरीज, अच्छा वो यहाँ पे हमने बात की, देयर वाज अ सीरीज ऑफ 4 रूसो पर्सियन वॉर्स इन 1722, 1796, 1804, 1826 टू 28। तो 4 बार युद्ध हुए हैं जो अलग अलग ईयर्स में लड़े गए हैं, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के दौर में। एंड ऑल ऑफ देम रशिया वॉज विक्ट्रियस।
तो सभी युद्धों में रूस के लोगों की विजय हुई थी पर्शियंस के ऊपर। और रूस के पर्सिया के जो रूलर्स थे, पर्सिया के जो शासक थे, उन्होंने जो उनका जो क्षेत्र था, कैस्पियन सागर वाला जो एरिया था, जो रीजन था, वो भी रशियंस को सौंप दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो पर्शियंस थे वो रूसी लोगों के डोमिनेशन में थे, रूसी लोगों का क्या था, प्रभुत्व था या प्रभाव था पर्शियंस पर। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल इवेंट था, ये एक राजनीतिक चक्र था या घटना थी जो उस समय पर चली आ रही थी। उस समय का जो पूरा पॉलिटिकल इवेंट था वो ये था कि एक तरफ दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान के शासक बन गए थे, शाह सुजा जो थे वो सिख साम्राज्य के शरण में थे। ठीक है, मोहम्मद खान की कोशिश ये थी ब्रिटिशर्स के साथ सपोर्ट मिल जाए ताकि वो पेशावर को कॉन्कर कर लें, जीत लें, किससे, सिखों से। वहीं हम बात करें तो ब्रिटिशर्स को डर था किसका, पर्शियंस पर जो प्रभाव है रशियंस का, इस बात का भी डर था क्योंकि रूस और ब्रिटेन में पहले से ही दुश्मनी है। तो काफी ज्यादा होचपोच की कंडीशन थी, काफी ज्यादा अजीब सी स्थिति यहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, इस दौर में। और उसी समय गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे, लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं द ग्रेट गेम की। ग्रेट गेम किसे कहा जाता है, ग्रेट गेम किस इवेंट को बोलते हैं, या किस इसके पीछे की जो आइडियोलॉजी है, इसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो ग्रेट गेम है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं द ग्रेट गेम। चलिए तो यहां पे हम बात करेंगे द ग्रेट गेम। द ग्रेट गेम जो बेसिक टॉपिक है, अगर हम उसकी बात करें, किसके समय की बात हो रही है, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर। तो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर यहाँ पे आप लोग डिस्कस करते हैं द ग्रेट गेम के ऊपर। ये क्या चीज होती है, इसके बारे में हम ये समझें कि जो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान एक प्रकार से देखा जाए तो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है, काफ़ी अच्छी या कूटनीतिक जगह पर आता है अफगानिस्तान। और जब ब्रिटिश और रशियंस के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, रशियंस और ब्रिटेन के बीच में जब विवाद उत्पन्न होता है, क्योंकि ब्रिटिश अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाहते हैं और जो रशियंस हैं वो इंडिया पर अटैक करके ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन रशियंस जब इंडिया में आएंगे तो वो किस रास्ते से होते हुए आएंगे, तो वो अफगानिस्तान से होते हुए आएंगे। ठीक है, तो रशियंस ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान पर उनका कंट्रोल हो, अफगानिस्तान पर उनका नियंत्रण हो। वहीं ब्रिटिश ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से अफगानिस्तान अगर उनके कंट्रोल में आ जाता है तो इंडिया जो है वो सिक्योर रहेगा, उनका साम्राज्य इंडिया पर जो है वो एक प्रकार से सेव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान को लेकर जो होड़ मची है दोनों के बीच में, रशियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में, इस कंडीशन को या इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, द ग्रेट गेम। ठीक है, तो अब इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछ ले एग्जाम में कि बताइए द ग्रेट गेम का मीनिंग क्या है, तो द ग्रेट गेम का मीनिंग है अफगानिस्तान को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था, एक विवाद पैदा हुआ था रशियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, दिस इज नोन एज द ग्रेट गेम। ठीक है, अफगानिस्तान विच वॉज बिटवीन द रशिया एंड ब्रिटिश इंडिया वॉज अ क्रेडल ऑफ ग्रेट गेम। तो यहाँ पे अफगानिस्तान एक देखा जाए तो पालने की तरह था, एक क्रेडल की तरह हो जाता है बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एम्पायर एंड द रशियंस। ठीक है, द स्ट्रेटेजिक राइवलरी एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड द रशियन एम्पायर फॉर सुप्रीमेसी इन सेंट्रल एशिया। अब देखिए दोनों के दोनों जो साम्राज्य थे वो सेंट्रल एशिया में अपनी सुप्रीमेसी चाहते थे, अपनी वरिष्ठता चाहते थे, अपनी सर्वोच्चता चाहते थे। ठीक है, तो दोनों साम्राज्य चाहते थे कि सेंट्रल एशिया में ज्यादा से ज्यादा उनका प्रभुत्व हो, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो, क्योंकि वो जो पोजीशन है सेंट्रल एशिया की वो काफी स्ट्रेटेजिक मानी जाती है, वहां से हम कई जगहों पर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया पे ये अपना कंट्रोल चाहते थे। अब दोनों के दोनों साम्राज्य द फियर ऑफ रशियन अटैक dominant position of Russia made the British try to increase their interference in Afghanistan। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि एक तो रूसी साम्राज्य के आक्रमण का एक डर था और दूसरा है कि रूस जो है वो अगर डोमिनेंट पोजीशन पर आ जाता, और चूंकि रूस पहले से भी एक अच्छी पोजीशन पर मौजूद था पर्सिया में, ठीक है, ईरान का जो क्षेत्र था उस पर रशियंस का नियंत्रण था, कंट्रोल था। ठीक है, तो इस चीज का काफी ज्यादा डर था ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स ने इसीलिए अफगानिस्तान में अपना इंटरफेरेंस शुरू किया, अफगानिस्तान में अपना हस्तक्षेप करना शुरू किया, अफगानिस्तान के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करना शुरू किया और अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि रशियंस अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया में आना चाहते हैं
और ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से रसिया का इंडिया में आक्रमण हो, और इसलिए अफगानिस्तान बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर मौजूद है। अफगानिस्तान एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर मौजूद है, उस पर जिसका नियंत्रण होगा वो इस गेम का क्या होगा, इस गेम का विजेता माना जाएगा, ठीक है। हाउएवर, अब अगर हम बात करें अफगानिस्तान के जो शासक उस समय पर थे वो कौन थे, दोस्त मोहम्मद खान, और जो एक्चुअल रूलर बनने वाले थे, जो एक्चुअल शासक वहां के थे वो थे कौन, वो थे आपके शाह शुजा या शुजा शाह, ठीक है, जो इंडिया में शरण लिए हुए हैं, जो ब्रिटिशर्स के साथ एक प्रकार से समझौता किए हैं और ब्रिटिशर्स के एक प्रकार से सपोर्टर भी हैं, ठीक है। हाउएवर दोस्त मोहम्मद खान वांटेड टू टेक पेशावर बैक फ्रॉम महाराजा रंजीत सिंह। देखिए दोस्त मोहम्मद खान की तो एक ही रिक्वायरमेंट है, एक ही उसकी जरूरत है कि पेशावर उसे वापस मिल जाए फ्रॉम रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने जो हराकर 1826 में पेशावर को कब्जा किया हुआ था या पेशावर अपने कंट्रोल में किया हुआ था। तो यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्त मोहम्मद खान की, तो इनका बस एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह से पेशावर उनके नियंत्रण में आ जाए, और इसीलिए वो ब्रिटिशर्स के साथ क्या करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। महाराजा क्या नाम है, दोस्त मोहम्मद खान चाहते हैं कि किसी भी तरह ब्रिटिशर्स उन्हें सपोर्ट करें और फाइनली वो पेशावर को कंट्रोल कर पाए। लेकिन यहीं पर हम बात करें अगर ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स किसके फ्रेंड हैं, ब्रिटिशर्स हैं रंजीत सिंह के फ्रेंड, ठीक है। अंग्रेजों और रंजीत सिंह में तो 1809 में ही संधि हो चुकी थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हमने पढ़ा है, तो अंग्रेजों और रंजीत सिंह के बीच में काफी अच्छे संबंध है। वहीं हम बात करें दोस्त मोहम्मद खान और रंजीत सिंह की, तो दोनों के बीच में 1826 में युद्ध हुआ था, ठीक है, इनके ही पुत्र को पराजित किया था रंजीत सिंह की सेना ने और पेशावर को अपने कब्जे में कर लिया था। तो यहाँ पे ये दोनों दुश्मन हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स बीच में फंस गए और ब्रिटिशर्स जो है वो दोस्त मोहम्मद खान से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त मोहम्मद खान दुश्मन है किसका, रंजीत सिंह का, ठीक है, और रंजीत सिंह फ्रेंड है किसका, अंग्रेजों का। तो यहाँ पे काफी ज्यादा होचपोच की कंडीशन बन जाती है, काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो द ग्रेट गेम का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ग्रेट गेम किसे कहा गया है, ग्रेट गेम किसके बारे में कहा गया है, तो ग्रेट गेम का मतलब है कि एक प्रकार से राइवलरी बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश इंडिया एम्पायर एंड द रशियन एम्पायर फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर या लाहौर की संधि, ठीक है। ये जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी ये लगभग 1838-39 के दौर में हुई थी, लगभग 1838 के समय पर हुई थी। और इस ट्रीटी की अगर बात करें तो इसे हम समझते हैं लाहौर की संधि। और ये जो संधि थी ना, ये किस किस के बीच में हुई थी, तो ये हुई थी अंग्रेजों के बीच में, रंजीत सिंह के बीच में, और साथ ही साथ जो शाह शुजा थे उनके बीच में, ठीक है। तो ट्रिपटराइट यानी कि 3 पक्षीय संधि थी ये। देखिए दिस एंग्लो सिख फ्रेंडशिप वाज बेसिकली बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट एनिमी इज फ्रेंड। देखिए अंग्रेजों और सिखों की जो दोस्ती थी वो इस बेस पर थी, इस आधार पर थी कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो क्या होता है, दोस्त होता है, ठीक है। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। इस बेस पर ये फ्रेंडशिप थी, इस बेस पर इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई थी। क्योंकि अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स के जो दुश्मन थे वो फ्रेंच थे, और अगर हम बात करें यहाँ पे सिखों की, तो सिखों के भी दुश्मन जो थे वो फ्रेंच थे। तो यहाँ पे इन दोनों के जो दुश्मन है वो फ्रेंच है, तो इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई। एज इट इज अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान के जो शासक थे दोस्त मोहम्मद खान, वो सिखों के भी क्या है, दुश्मन है, और अंग्रेज भी उनसे दोस्ती नहीं कर पाए तो अंग्रेजों के भी वो क्या है, दुश्मन है। तो अब यहाँ पे इन दोनों का दुश्मन क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए हैं, फ्रेंड हो गए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि दिस एंग्लो सिख फ्रेंडशिप वाज बेसिकली बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट एनिमी इज फ्रेंड, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। देयर वाज फियर ऑन फ्रेंच अटैक बाय कोलिशन लेड बाय नेपोलियन एंड जमन शाह। तो यहाँ पे एक भय था, एक डर था, ठीक है। देयर वाज अ फियर ऑन फ्रेंच अटैक, फ्रेंच आक्रमण का, फ्रांसीसियों के अटैक का। क्योंकि अगर एक संगठन हो जाता, अगर एक समझौता हो जाता नेपोलियन और जमन शाह के बीच में, तो ये भय था, ये एक डर था कि अटैक हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। जमन शाह कौन थे, तो जमन शाह शाह शुजा के ही भाई थे, जिन्हें शरण दे दिया गया था, और ये भी लाहौर में या फिर इंडिया में ही मौजूद थे, ठीक है, अमृतसर में। In this treaty, both the parties, British and Sikh, basically agreed to not shelter to each other's enemy and not interfere with each other's affair.
तो ये जो ट्रीटी होती है लाहौर की, इस ट्रीटी में ये लोग ये तय करते हैं कि दोनों एक दूसरे के दुश्मनों को सपोर्ट नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे के इंटरनल मामलों में या एक दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस संधि का बेसिकली टारगेट ये था, लक्ष्य ये था कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे जब भी जरूरत होगी, जब भी ऐसी कोई नीड होती है, और दूसरा एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन दिस ट्रीटी बोथ द पार्टीज बेसिकली एग्रीड टू नॉट शेल्टर द ईच अदर्स एनिमी, यानी एक दूसरे के दुश्मनों को शरण नहीं देना है और साथ ही एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर भी नहीं करना। ठीक है, अब देखिए जैसे कि बात की जाए तो सिखों के दुश्मन थे दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है, अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज दोस्त मोहम्मद खान से दुश्मनी इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो सिखों के दुश्मन है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खान की काफी कोशिश है कि अंग्रेजों के साथ वो समझौता कर ले या फ्रेंडशिप कर ले, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर है किसका, सिखों का भी। ठीक है, तो अंग्रेज दोस्त मोहम्मद खान के साथ दोस्ती नहीं करते हैं क्योंकि सिखों का डर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस ट्रीटी का पालन किया गया है और जो दुश्मन है अपने दोस्त का, उसको अपना दोस्त नहीं बनाया गया। ठीक है, क्योंकि सिखों के जो दुश्मन थे वो दोस्त मोहम्मद खान थे, अंग्रेजों ने उन्हें अपना दोस्त नहीं बनाया, उनके साथ समझौता नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। दिस फ्रेंडशिप हैड लास्टेड टिल डेथ ऑफ रंजीत सिंह इन 1839। ये जो ट्रीटी है, ये जो समझौता है, ये कब तक चलता है, ये रंजीत सिंह की मृत्यु तक चलता है। और आप सभी को पता है रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे ये जो संधि थी, समझौता थे, इसके जो पॉइंट हैं, इसके जो प्रोविजन है, वो क्या होने लग जाते हैं, कमजोर होने लग जाते हैं। ठीक है, द डिलेमा ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड वाज दैट ही कुड नॉट अफोर्ड द फ्रेंडशिप ऑफ दोस्त मोहम्मद खान एट द कॉस्ट ऑफ रंजीत सिंह, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। अब यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो उसके दिमाग में, उसके मन में एक भ्रम है, उसके दिमाग में एक डिलेमा है कि वो किसके साथ समझौता करे। ठीक है, अब वो चाहता है कि अगर दोस्त मोहम्मद खान के साथ समझौता हो जाए या उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाए तो सिख नाराज हो जाएंगे और वो सिखों को नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहता है। इसी कारण वो किसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करता है, दोस्त मोहम्मद खान के साथ। ठीक है, तो ये एक भ्रम था और फाइनली उसने फ्रेंडशिप नहीं की दोस्त मोहम्मद खान के साथ। ठीक है, द डिलेमा ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड वाज दैट ही कुड नॉट अफोर्ड द फ्रेंडशिप ऑफ दोस्त मोहम्मद खान at the cost of Ranjit Singh. So he had two options. One was to defer all the plans for Afghanistan, and other was to attack Afghanistan and force Dost Muhammad Khan out and impose a puppet government in Afghanistan, which could hold Russians and Persians back. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के पास, क्योंकि ये दोस्त मोहम्मद खान के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर दोस्त मोहम्मद खान से फ्रेंडशिप हो जाती है तो रंजीत सिंह नाराज हो जाएंगे और रंजीत सिंह को ये नाखुश नहीं करना चाहते। ठीक है, तब इनके पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन ये कि अफगानिस्तान में इनके जितने भी अभियान ये चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ इनकी जो भी स्ट्रेटेजी की योजना है, या तो इसे पूरा खत्म कर दे, बंद कर दे और वापस इंडिया आ जाए, या फिर दूसरा जो प्लान है, दूसरी जो योजना है वो ये है कि अफगानिस्तान पर अटैक किया जाए, अफगानिस्तान पर हमला किया जाए और अफगानिस्तान के जो रूलर हैं दोस्त मोहम्मद खान, उन्हें रिमूव करके अपनी ओर से एक पपेट रूलर को अपॉइंट किया जाए। ठीक है, और जो पपेट रूलर होगा वो कौन होगा, वो होगा शाह शुजा। तो एक पपेट रूलर को नियुक्त किया जाए अपने सपोर्ट से, ब्रिटिश सपोर्ट से, और जो दोस्त मोहम्मद खान है उसे हटाया जाए। ठीक है, ये दूसरा था। और पहला ये था कि या तो आप वापिस आ जाइए अफगानिस्तान के, जितने भी योजना है उसे छोड़ दीजिए। अब इस मौके पर जो लॉर्ड ऑकलैंड थे वो यहाँ पे दूसरे प्लान को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो दूसरे ऑप्शन को चूज करते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड चूज द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या था कि अफगानिस्तान पर हमला करना और जो वहां के रूलर हैं दोस्त मोहम्मद खान, उन्हें वहां से रिमूव करना और उनकी जगह पर एक पपेट रूलर को अपॉइंट करना। और आप सभी को पता पपेट रूलर कौन होगा, पपेट रूलर होगा शाह शुजा। ठीक है, तो एज इट इज घटना होती है और यहाँ पे पहला आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। पहला आंग्ल अफगान युद्ध जो आप सभी को पता है 1839 से 1842 तक चलता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम बात करें अगर लॉर्ड ऑकलैंड की, तो लॉर्ड ऑकलैंड जो थे उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना था और उसी के फलस्वरूप जो है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर लड़ा जाता है बिटवीन 1838 टू 1842। द ग्रेट गेम इन्वॉल्व्ड ब्रिटेन्स रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू इम्पोज अ पपेट गवर्नमेंट इन काबुल। तो अब इस ग्रेट गेम, देखिए जो ग्रेट गेम है वो मैंने समझाया है, ये ग्रेट गेम ही चल रहा है और इस ग्रेट गेम के तहत अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स अपनी तरफ से एक पपेट रूलर को काबुल की गद्दी पर अपॉइंट करना चाहते हैं, एक पपेट गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। पपेट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि कठपुतली शासन या कठपुतली शासक जो अपनी मर्जी से नहीं काम करता है, किसी दूसरे के दिशा निर्देशों पर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन की ओर काम किया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा। द ग्रेट गेम इन्वॉल्व्ड ब्रिटेन्स रिपीटेड अटेम्प्ट टू इम्पोज अ पपेट गवर्नमेंट इन काबुल। तो यहाँ पे ब्रिटेन की ओर से क्या किया गया, एक अटेम्प्ट किया गया है ताकि वहां पर वो अपनी ओर से एक पपेट रूलर को क्या कर सके, स्टेब्लिश कर सके, ठीक है। द ब्रिटिश वांटेड दोस्त मोहम्मद खान टू ब्रेक ऑल कॉन्टेक्ट विद ईरानियन एंड रशियंस। देखिए ब्रिटिशर्स की ये इच्छा थी, ब्रिटिश ये चाहते थे कि जो दोस्त मोहम्मद खान है वो पर्शियंस और रशियंस के साथ हर प्रकार के रिलेशनशिप को, हर प्रकार के संबंधों को या हर प्रकार के कॉन्टेक्ट को क्या कर दे, खत्म कर दे, ठीक है। अब दोस्त मोहम्मद खान अगर पर्शियंस और रशियंस के साथ रिलेशनशिप रख रहा है तो उसके पीछे का रीजन ये है कि वो पेशावर और जो सिख साम्राज्य उस पर भी अपना कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज अगर उसको सपोर्ट करते तो वो उन लोगों से कॉन्टेक्ट बंद भी कर देता, लेकिन अंग्रेजों ने सपोर्ट नहीं किया है और अंग्रेज ये चाहते हैं कि वो उन लोगों का सपोर्ट करना भी बंद कर दे, तो ये पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेज की जो ख्वाहिश है, जो इच्छा है वो ये है कि जो दोस्त मोहम्मद खान है वो अपना कॉन्टेक्ट बंद कर दे, किसके साथ, रशियंस और पर्शियंस के साथ, ठीक है। दिस पपेट वो सुजा शाह, अब ये जो पपेट रूलर था वो कौन था, तो बताया सुजा शाह, ठीक है। इन 1838 सुजा शाह गेंड द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश एंड महाराजा रंजीत सिंह फॉर रेस्टिंग पावर फ्रॉम द दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है। दिस वाज द ट्रिपेट्राइट ट्रीटी विच वाज साइंड इन जून 1838। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेजों की इच्छा ये है कि दोस्त मोहम्मद खान बाकी लोगों से सपोर्ट लेना बंद कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब अंग्रेजों ने अपनी ओर से जो पपेट रूलर तय किया वो किसी से तय किया, शाह शुजा को, और शाह शुजा को निर्धारित किया गया कि अब इसे काबुल का क्या बनाया जाएगा, शासक बनाया जाएगा। और एक त्रिपक्षीय संधि होती है, एक ट्रिपेट्राइट ट्रीटी होती है, इसे ही हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर। लाहौर की संधि को ही त्रिपक्षीय संधि के रूप में जाना जाता है। जून 1838 में ये संधि साइन की जाती है, ये ट्रीटी साइन की जाती है बिटवीन रंजीत सिंह ब्रिटिशर्स एंड शाह शुजा। तो ये होती है ट्रिपेट्राइट ट्रीटी जो 1838 में साइन होती है, जिसे हम ट्रीटी ऑफ लाहौर भी कहते हैं। और ट्रिपेट्राइट ट्रीटी वो साइन बिटवीन रंजीत सिंह, शाह शुजा एंड लॉर्ड ऑकलैंड। तो सबसे पहली बात अगर की जाए कि ये संधि किस किस के बीच में होती है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। सबसे पहला नाम जो होगा वो होगा रंजीत सिंह, दूसरा नाम होगा लॉर्ड ऑकलैंड, और जो तीसरा नाम होगा वो होगा शाह शुजा। इन तीनों के बीच में ट्रीटी साइन की जाती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रीपार्टाइट ट्रीटी, या फिर हम बोलते हैं त्रिपक्षीय संधि, जिसे लाहौर की संधि भी कहा जाता है, ठीक है। अ ट्रीपार्टाइट ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन रंजीत सिंह, शाह शुजा एंड लॉर्ड ऑकलैंड इन जून 1838. This tripartite treaty was basically to help each others in the time of need. The term of treaty was as follow. तो यहाँ पे क्या हुआ, इस ट्रीटी का जो बेसिक है पॉइंट है वो ये है कि तीनों जो है एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तीनों एक दूसरे की मदद करेंगे जब भी जरूरत होगी, जब भी नीड होगी, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, प्रोविजंस होते हैं इस ट्रीटी के, उनको हम देख लेते हैं। शाह शुजा विल बी री इंस्टेटेड ऑन द थ्रोन। तो जो शाह शुजा है उन्हें क्या किया जाएगा, वापस से इस्टेब्लिश किया जाएगा, वापस से रीअपॉइंट किया जाएगा, कहां पर, एट द थ्रोन ऑफ काबुल। तो पहला जो पॉइंट हो जाता है वो ये हो जाता है कि शाह शुजा जो हैं इन्हें काबुल की गद्दी पर बैठाया जाएगा। ही शुड रीथ्रोन्ड ऑन काबुल। तो इन्हें काबुल की गद्दी पर पुनः बिठाया जाएगा, इन्हें पुनः अपॉइंट किया जाएगा काबुल की गद्दी पर, ठीक है। द सिख आर्मीज विल प्रोवाइड आर्मी टू शाह शुजा। सिख आर्मी जो है वो आर्मी प्रदान करेगी, एक आर्मी प्रोवाइड कराएगी किसे, शाह शुजा को। तो सिखों का काम होगा, यानी रंजीत सिंह का काम होगा आर्मी प्रोवाइड कराना शाह शुजा को, ठीक है। तीसरा, शाह शुजा विल डिटरमाइन द फॉरेन पॉलिसी विथ द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश। अब यहाँ पे तीसरी बात यह आ जाती है कि शाह शुजा जो बन रहे हैं रूलर अफगानिस्तान के, वो किसके सपोर्ट से बन रहे हैं, ऑकलैंड के सपोर्ट से, ठीक है।
तो शाह शुजा को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, अपनी जो विदेश नीति है, वो अंग्रेजों की सलाह पर करनी होगी, अंग्रेजों की एडवाइस पर करनी होगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि शाह शुजा जो है, शाह शुजा विल डिटरमाइन द फॉरेन पॉलिसी विद द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, रंजीत सिंह क्लेम ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय शाह शुजा। और रंजीत सिंह का जो दावा था, रंजीत सिंह का जो कहना था कि सिंधु नदी के दाएं ओर, सिंधु नदी के दाएं ओर जो एरिया है, वो क्षेत्र जो है वो सिख साम्राज्य का क्षेत्र है, वो सिख टेरिटरी है। ठीक है, इस क्लेम को, इस दावे को शाह शुजा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और दोनों के बीच में जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि रंजीत सिंह क्लेम ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द शाह शुजा। ठीक है, शाह शुजा गेव अप क्लेम ऑन हिंद, तो सॉरी ऑन सिंध, तो सिंध पर जो दाईं ओर आता है किसके, सिंधु नदी के, और इस तरह सिंधु नदी के दाईं ओर का जो क्षेत्र था, ठीक है, जो सिंध का क्षेत्र था जिसे सिंध कहा जाता है, उसका क्लेम यहाँ पे छोड़ दिया गया है दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा, और ये टेरिटरी पूरी तरह से किसके हाथ में आ गई है, रंजीत सिंह के हाथ में आ गई। ठीक है, ब्रिटिश वुड रिमेन इन बैकग्राउंड, अंग्रेज अभी भी बैकग्राउंड में है, अंग्रेज अभी भी कहां पर है, ऊपर ऊपर ही है, अंग्रेजों का भी यहाँ पे एकदम जमीनी लेवल पर इंटरफेयर नहीं हुआ है। ठीक है, द एबव पोच ऑफ शाह शुजा ब्रिटिश महाराजा रंजीत सिंह ट्रिगर्ड फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, द आउटकम ऑफ द वॉर देखिएगा। तो यहाँ पे हम बात करें इस तरह से, ये जो होच-पोच कंडीशन हो गई है, तीन लोग यहाँ पे मौजूद हैं, शाह शुजा, ऑकलैंड, रंजीत सिंह और साथ ही साथ जो दोस्त मोहम्मद खान है। तो इन सारी कंडीशन के फलस्वरूप, इन सारी बातों के फलस्वरूप फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर लड़ा जाता है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। और ये जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर है, इसकी अगर बात की जाए तो इसके अब हम इस युद्ध में क्या क्या चीजें हुई हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है।